हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस गुरु एकेडमी। आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर इतिहास का सेक्शन चला हुआ है। इतिहास के अंदर हमने कुछ पार्ट्स कवर कर लिए हैं और आज हम पार्ट कवर करेंगे कुछ महत्वपूर्ण किस्सों पर। ठीक है, आप जानते हैं कि मौर्य वंश के बाद, जब मौर्य वंश का खात्मा हो गया, उसके बाद कुछ नए वंश आए। ठीक है, कुछ नए वंश निकल कर आए। इसके बाद कुषाण वंश सबसे इंपॉर्टेंट वंश आता है। लेकिन जो कुछ नए वंश निकल कर आए, उनका कार्यकाल इतना लंबा नहीं था और न ही इतिहास के अंदर कोई इतना अच्छा कार्य है कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। परंतु हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करके चलते हैं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कोई दिक्कत ना आए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम शंगु वंश से। ठीक है, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? शंगु वंश निकल कर आया। शंगु वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शंगु। ये कौन थे? ये मौर्य वंश के अंदर वहां की सेना के सेनापति थे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? मौर्य वंश को हथिया लिया तथा अपना एक नया वंश क्रिएट कर लिया, क्योंकि उस टाइम तक मौर्य वंश के शासक इतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, अशोक के बाद जो कुछ नए उसके पुत्र आए, उनके बाद उनका शासन इतना अच्छा नहीं है चल पाया, अभी इतने अच्छे से कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। तो उसका फायदा उठाकर पुष्यमित्र शंगु ने अपना वंश स्थापित कर दिया। तो पुष्यमित्र शंगु ने 1885 ईस्वी पूर्व से लेकर 149 ईस्वी पूर्व तक इनका वंश चला। ये मुख्यतः ब्राह्मण वंश कहा जाता है, क्योंकि पुष्यमित्र शंगु ब्राह्मण थे। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मण से मौर्य साम्राज्य से अपने क्षेत्र स्थापित किया तथा ब्राह्मण वंश क्रिएट किया। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शंगु वंश ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे? तो आपको क्या आंसर लगाना है? वे ब्राह्मण। ठीक है, इसके बाद ये कहा जाता है कि इस वंश को बौद्ध संहारक भी कहा गया। बौद्ध संहारक यानी कि इस वंश के शासकों ने, स्पेशली पुष्यमित्र शंगु ने क्या किया? जो बौद्ध मठ थे उनको तुड़वाया। ठीक है, बहुत से बौद्ध मत, तिब्बत के अंदर बहुत से बौद्ध मत को तुड़वाया था। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के संहारक थे। तो इससे एक क्यों निकल आता है कि बौद्ध धर्म से गणना करते थे, परंतु ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ जो भूरभूत मध्य प्रदेश के अंदर एक स्तूप है, उसका निर्माण उन्होंने कराया था। तो इसका मुख्यतः विद्वानों ने यह निर्णय निकाला है कि ये बौद्ध धर्म के संहारक नहीं थे, बल्कि इनका मेन फैक्टर ये था इनके बौद्ध मठों को तोड़ने का, क्योंकि बौद्ध मठ उस वक्त तक आकर राजनीतिक केंद्र बन चुके थे। ठीक है, राजनीति की बातें होती थी वहां पर आकर। ठीक है, जो केरल सत्ता में चलते थे उनकी बातें होने लगी थी। ठीक है, इसी के साथ साथ संयंत्र होने लगे थे, इसी के साथ साथ कुछ कुरीतियां आने लगी थी बौद्ध मठों के अंदर। ठीक है, तो उन सब का नाश करने के लिए, उन सब का संहार करने के लिए उन्होंने बौद्ध मठ तुड़वाए। तो ठीक है, तो ये कहना सही नहीं होगा कि बौद्ध धर्म के पक्ष में नहीं थे। ये बौद्ध धर्म के पक्ष में नहीं थे, जबकि बौद्ध मठों के अंदर जो राजनीतिकरण आ चुका था उसको खत्म करने के लिए उन्होंने बौद्ध मठों को तुड़वाया। लेकिन इस बात से, इस बुद्ध से हमें यह प्राप्त होता है कि जब उन्होंने भूरभूत के अंदर बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया तो ये बौद्ध धर्म के में थे, रिलेटेड थे उससे। ठीक है, भूरभूत कहाँ पड़ता है? आपसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सांची का स्तूप आ जाता है, एक भूरभूत का स्तूप। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो इस बात को आप याद रखना। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है पतंजलि में आपके आज का नाम सुना होगा। तो पतंजलि कौन थे? पतंजलि एक योग गुरु थे। ठीक है, उन्होंने योग की रचना करी। ठीक है, योग जितने भी आज हम करते हैं उनकी रचना किनके द्वारा की गई? पतंजलि के द्वारा करी गई। तो जो पतंजलि महाभाष्य है, ये इसलिए कहां से लिया गया है? जो अष्टधाई किताब थी उस पर टिप्पणी की गई थी 500 ईसा पूर्व के टाइम पर। ठीक है, तो उसके टाइम पर आकर यह कंप्लीट हो गई थी। इसी के साथ साथ एक कालिदास, जो बहुत ही महान लेखक और बहुत ही महान दार्शनिक थे हमारे टाइम के, तो उनकी एक रचना, क्या है उनकी रचना का नाम? मालविक अग्निमित्र। ठीक है, मालविक अग्निमित्र की रचना पुष्यमित्र शंगु के काल में, यानी कि शंगु वंश के अंदर करी गई। तो ये भी आपको इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसी के बाद पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार फिर बता देता हूँ। अश्वमेध यज्ञ क्या होते थे? राजा अपने क्षेत्र विस्तार करने के लिए एक घोड़ा खुला छोड़ देते थे और वो घोड़ा जिस क्षेत्र पर जाता था उस क्षेत्र को राज्य के अंदर मान लिया जाता था। अगर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता था तो उसके साथ राजा युद्ध करता था। तो इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ भी यूज किया, इसी के साथ साथ युद्ध का यूज भी किया। ठीक है, इसके साथ विवाह का यूज भी किया। ठीक है, इनके पुत्र आते हैं फिर अग्निमित्र। अग्निमित्र इनका पुत्र था। इनके टाइम पर कोई खास काम नहीं है, बस एक काम हुआ, जो कालिदास की जो मालविक अग्निमित्र थी, इसका जो नाटक था, इस नाटक ग्रंथ की रचना करी गई तथा इस नाटक के अंदर जो हीरो था, जो मुख्य पात्र था,
वो अग्निमित्र था। तो इस तरह से शंभु वंश है। शंभु वंश ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया तथा इनको हथिया लिया अगले वंश ने, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ओके, उसके बाद आता है हिंदू यवन वंश। इसको आप सबसे समझ सकते हैं इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक क्या हो गया, यहाँ पर ग्रीक आ गए, ठीक है। ग्रीक ने क्या किया, बैक्टीरिया एक राज्य का नाम था, ठीक है, बैक्टीरिया एक राज्य का नाम था। उसके साथ साथ कौन थे, डेमीटियस ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया तथा इनके बारे में इतना ही है। तथा इस क्षेत्र को मुक्त किसने कराया, जब कुषाण वंश आ गए थे उन्होंने इस क्षेत्र को मुक्त कराया, ठीक है। मीनांडर इसके सर्वाधिक प्रसिद्ध थे और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रथम ग्रीक ऐसे थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था तथा बौद्ध धर्म से उनको संरक्षण प्राप्त हुआ था, ठीक है। उनके बाद फिर नया वंश आता है, कौन सा, शक वंश। शक वंश के एक राजा थे, क्या नाम था उनका, रुद्रदमन के बारे में कोई खास बातें नहीं है, बस इनकी बात यह है कि जो शक वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है, शक वंश की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख में इंपॉर्टेंस क्या है, जूनागढ़ अभिलेख शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। और जूनागढ़ कहाँ है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं पहला वर्ड लिख देता हूँ बस, ठीक है। जूनागढ़ कहाँ है, जूनागढ़ अभिलेख है यहाँ पर, वो भी शुद्ध संस्कृत में मिला हुआ है। इसी के साथ साथ जूनागढ़ अभिलेख में हमें अशोक की जानकारी भी प्राप्त होती है, ठीक है। फिर इनके अंतिम शासक को तृतीय गुप्त नरेश, जो गुप्त साम्राज्य आया था उनका नरेश कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत ही महान सम्राट थे, इन्होंने परास्त कर लिया। फिर इसके बाद एक और वंश आया, पहल वंश। उस वंश के बाद फिर आता है मौर्य वंश। तो हमारी अगली वीडियो मौर्य वंश के ऊपर होगी। तो दिस इज द वीडियो अबाउट दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। कुछ वंश थे जो इतने खासकार काम नहीं थे इतिहास में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो वी हैव कवर्ड जस्ट फॉर यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट भी लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द वीडियो, वी रियली नीड योर सपोर्ट। ओके, दैट्स इट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।